Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In this session, we will, in continuation of the previous session, we will start a discussion regarding the procedure of for inspector, specifically regarding exercising the powers conferred upon him under Section 18 of the Drug Act 1976. ठीक है, अब कोई सवाल है तो काइंडली आस्क ताकि हम उसे डिस्कस करें. जी सर जैसे एक तो ये हो गया कि एनालिस्ट के पास जाएगा सैंपल, फिर पता चलेगा कि उसमें क्या मसला है. अगर कोई सैंपल दिखने में या वैसे ही बिल्कुल कंफर्म हो रहा है इंस्पेक्टर को कि हाँ इसमें मसला है, तो फिर भी वो बैच को बिल्कुल वो रिकॉल करवाएगा या फिर मैन्युफैक्चरर से बोलेगा या फिर भी 2 हफ्ते या 3 मंथ का टाइम लगेगा. लेकिन सर मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक मिला है उसे वाइल या एम्प्यूल जिसमें मच्छर का पर नजर आ रहा है. ठीक है, अब जब मच्छर का पर नजर आ रहा है इसके लिए किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है. इट इज क्लियर कि दैट बैच वाज फिल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशन. इसमें तो स्टेरिलिटी का ख्याल रखना था ना. ये मच्छर का पर आ गया तो मच्छर भी होगा, एक मच्छर अकेला नहीं होगा और ज्यादा मच्छर भी होंगे. इसका मतलब है आपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया. तो इमीडिएटली ये इस चीज को रिपोर्ट करेगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को कि भाई मैन्युफैक्चरर को जरा बताएं ये क्या किया है. अब सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड इन्फॉर्म करेगा. अब इंस्पेक्टर का रोल खत्म हो गया. वो एविडेंस के तौर पर अपने पास रखेगा, वो तैयारी करेगा केस बनाने की ड्रग कोर्ट पे ले जाने के लिए. सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा कि हमारे पास ये सैंपल है, पूरा बैच रिकॉल कराओ. फिर ये होगा, मतलब जहां पर विजिबल है ना जो चीजें नजर आ रही हैं. जहां पर आपको चीजें नजर नहीं आ रही जिसके लिए यू नीड सम एविडेंस. अब क्लेम है वो ये कह रहा है कि यार आपने फॉर एग्जांपल कोई वैक्सीन है, ये वैक्सीन आपने शोकेस में कैसे रखी हुई है, या आपने फ्रिज में रखी है लेकिन फ्रिज तो बंद है, प्लग निकला हुआ है, या लाइट गई हुई है. ओके, लाइट गई हुई है, ये कोई बहाना थोड़ी है भाई. आपको यूपीएस से जनरेटर रखना चाहिए जब आप ऐसी मेडिसिन रख रहे हो दैट रिक्वायर द टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब इंस्पेक्टर ये देखेगा कि भाई ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट है, फ्रिज बंद पड़ा हुआ है, तो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई होगी, देखकर तो नहीं बता सके. वो सैंपल लेके भेजेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को, वहां से पता चलेगा कि एक्टिविटी कितनी गई है. जब तक रिजल्ट नहीं आता सीज कर सकता है उससे. मैन्युफैक्चरर भी कह सकता है कि रिकॉल करो, लेकिन अगर एविडेंस नहीं आया तो क्या होगा, इसका नुकसान कौन पूरा करेगा. ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है. इसका भी कि नुकसान कौन पूरा करेगा, इसका भी जवाब इसी प्रोसीजर में किसी हद तक आएगा इंशाल्लाह. क्योंकि देखिए दो धारी तलवार है. इंस्पेक्टर एक्शन अगर लेता है और बाद में एविडेंस नहीं मिला तो यही होगा ये जालिम था, मतलब कि जानबूझ के मैं तंग किया. हाँ ये आ जाएगा, जानबूझ के मैं तंग किया है, हमारे कॉम्पिटिटर से पैसे लिए होंगे. इंस्पेक्टर नहीं करता यार, इंस्पेक्टर तो करते ही नहीं, बस पैसे लेने आ जाते हैं यार. जनरली यही चीजें चल रही होती हैं. अच्छा सर, क्योंकि जी जब मैंने अभी डीटीएल में इंटर्नशिप की थी तो उसमें एक सैंपल ऐसा आया था कि वो पाउडर बिल्कुल था ही खराब, मतलब मोटे मोटे उसमें लम्स बने हुए थे. तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब तक वो एनालिस्ट के पास है उसके बाद ही वो बैच रिकॉल हो सकता है या फिर उस दौरान इंस्पेक्टर वैसे ही उसे रिकॉल करवा देगा. देखो, अब जैसे ये पाउडर आ गया ना, एक पाउडर है, देखो अगर जहाँ पे डीकलरेशन हुई है, कलर चेंज हो गया ना, विजिबल है, और फिर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसने डिस्क्रिप्शन सबमिट कराई होगी मैन्युफैक्चरर ने कि यस सर, कि कलर डी कलर हो सकता है, नहीं हो सकता. होता है ना जब हम लैक्टोज को ये अल्फा लैक्टोज को हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, समटाइम्स कुछ अर्सा गुजरने के बाद डी कलरेशन हो जाती है, टैबलेट की येलो हो जाती है. इसलिए आमतौर पर करते हैं या तो इस्तेमाल ही नहीं करो तो कोटिंग कर दो, नहीं पता चलेगा. ये होती है प्रॉब्लम. अंदर क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, ये फिजिकल अपीयरेंस आ रही है. तो या लम्स बन रहे हैं, किसी किस्म की ह्यूमिडिटी की वजह से बन गए. पाउडर है, मतलब प्रॉपर सील नहीं हुआ, होना चाहिए था, हर्मेटिकली सील होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, लम्स बन गए. तो एक्टिविटी जो लेबल क्लेम है, क्वेश्चन के लेबल क्लेम डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ, ये है प्रॉब्लम. फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली अगर कुछ चीज ऊपर नीचे हो रही है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर जा रहा है कि आंदा कोई खराब पेशेंट कहेगा भाई ये तो गलत है, खराब है. इसी तरीके से आप देखेंगे जो हर्बल प्रिपरेशन है, भाई मैं तो डायबिटीज होने के बाद भी ये इस तरीके जो होते हैं ना शरबत वगैरह, थादल वगैरह, ये मैं पी रहा होता हूँ, पर दिल चाह रहा है क्या करूँ. इनके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये इस तरीके जो हर्बल प्रिपरेशन होती है ना, शरबत होते हैं, इसमें लिखा होता है कि इसमें नेट बन जाता है. इनमें लिखा हुआ है उन्होंने. अगर वो ना लिखा हो तो हम लोग तो समझे यार पता नहीं क्या है, इसमें नेट बन गया, टर्बिडिटी आ गई, खराब हो गया, फेंक दो. तो या तो आपने पहले से बताया वो, अगर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ और कोई प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप रोकें, बोर्ड को इन्फॉर्म करें. बोर्ड के पास डिटेल है ना, बोर्ड ये समझता है भाई ये तो पब्लिक हेल्थ का मसला हो सकता है, रिकॉल कराओ.
अगर पब्लिक हेल्थ का मसला नहीं है, ठीक है, रिपोर्टेड है तो सही है। अब ये मैन्युफैक्चरर भरेगा अपने गुडविल के लिए, अगर वो रिकॉल करना चाह रहा है तो गुडविल के लिए रिकॉल कर ले। क्योंकि देखें दो रिकॉल्स होते हैं, एक वॉलंटरी रिकॉल होता है, ये मैन्युफैक्चरर कोशिश ये करता है कि भाई आप मुझे मत बोलें रिकॉल करने का, मैं खुद कर रहा हूँ, टाइटल आएगा वॉलंटरी रिकॉल, अखबारात में एडवर्टाइजमेंट भी देंगे कि हम वॉलंटरीली इस बैच की रिकॉल कर रहे हैं, बाकी बैचेस सही हैं। ये भी अगस्त 2018 में रिकॉल्स हुए थे, उसके बाद फरवरी 2019 में भी रिकॉल्स हैं, वॉलंटरी रिकॉल। दूसरे रिकॉल्स होते हैं जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्शन होती है कि मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड ऑल मैन्युफैक्चरर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट टू रिकॉल देयर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये सबके लिए जरा एम्बेरेसिंग होता है कि यार आप लोगों ने क्या किया, ये एक कंपनी को डायरेक्ट करते रिकॉल करो, तो उस चीज को कॉम्पिटिटर इस्तेमाल करते हैं, देखा उसको मिनिस्ट्री ने रिकॉल कराई, पता नहीं क्या करते होंगे, जब इस प्रोडक्ट में ऐसा है तो बाकी प्रोडक्ट में पता नहीं क्या हाल होता होगा, सेल डाउन होती है या आपका कॉम्पिटिटर इस चीज को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ओके। प्रोसीजर को जरा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर में देखें अब ये टेक्स्ट ज्यादा आ रहा है, अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि मैं आपसे कहूं कि आप पहले से टेक्स्ट पढ़ लें, हम सिर्फ डिस्कस करें, क्योंकि अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं टेक्स्ट को रीड करके एक्सप्लेन करना अब वो पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत लगेगा। तो मैं इसको जनरली बता रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि अब ये सैंपल सी बात आ रही है कि अब ऊपर से पावर हमने क्या पढ़ी थी कि पहले ड्यूटी थी उसकी, ड्यूटी क्या थी, टू टेक सैंपल टू, और सैंपल क्यों ले रहा है वो, ड्यूटी क्या थी कि वो क्वालिटी को असरटेन करे, टेस्टिंग एनालिसिस के लिए भेजे। अच्छा, फिर पावर हमने क्या देखी थी, पावर हमने देखी थी कि सैंपल को लेना है। अब सैंपल लेने के बाद वो क्या करेगा, क्या करना, क्या एज इट इज सैंपल उठा के एनालिस्ट को भेज दे, क्या करे। और अगर सैंपल उसने भेज दिया एनालिस्ट को, कल मैन्युफैक्चरर ने किसी किस्म का क्लेम कर दे ये तो गलत सैंपल लेकर गए थे, या मैं आपके रिजल्ट से मुतमईन नहीं हूँ, दोबारा टेस्ट करो, अब सैंपल उसने पूरा उठा के भेजे थे, इसके बाद बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह की और चीजों को देखते हुए, क्योंकि देखिए स्टेक हाई होते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, मैं भी जब तक आप लोग की एज में था मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अंदाजा नहीं था कि कितना प्रॉफिट है, अब जाके कुछ रियलाइज हो रहा है। रिटेल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, और नौकरी में तो भूल जाओ, इसे नौकरी के पीछे नहीं पड़ना, शुरू में 2-3 साल नौकरी करना, अपने सेटअप की तरफ जाना। जी मैं बोलता रहूंगा जब जब इंटरेक्टिव सेशन होगा। बहरहाल अब प्रोसीजर में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप एक इंस्पेक्टर ने सैंपल जब लिया है तो सैंपल का क्या करेगा। जब सैंपल लिया है तो ये करेगा कि शैल इंटीमेट सच पर्पस, किस मकसद के लिए सैंपल लिया है वो पर्पस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बताएगा उस बंदे को जिसे सैंपल लिया है। एक चीज, अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के लिए हम जाएंगे रूल्स में, चलो इकट्ठे ही मैं रूल्स में जाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो। आपने जिसे सैंपल लिया है आप उसे इन्फॉर्म करेंगे एक फॉर्म पे, उस फॉर्म पे क्या होगा, यकीनन अब जनरली आप गैस लगा लेते हैं फॉर्म पे क्या लिखा होगा, किस डेट को आपने सैंपल लिया है, कितना सैंपल लिया है, आपके साइन होंगे इंस्पेक्टर के। मैं पूरा ना ये समझते हुए प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे कि एज इफ वी आर द इंस्पेक्टर, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ हमारे साइन होंगे और जिससे हमने सैंपल लिया उसके साइन होंगे, ताकि एविडेंस रहे कि हाँ मैं इतने ही 5 ब्लिस्टर ही लेकर गया हूँ आपके पास से, और ये ब्लिस्टर है, आप भी अपनी मार्किंग कर दो। अच्छा, उसके बाद फिर ये होगा कि उस सैंपल को और उस बंदे की मौजूदगी में, उस बंदे की मौजूदगी में जिस बंदे से सैंपल लिए हैं, एरिया इंचार्ज है, अगर वो खुद मौजूद ना रहना चाहिए, भाग गया है, भाग भी तो जाते हैं लोग, भाग गया वो अलग बात है, अगर वो खुद मौजूद है तो बेहतर उसकी मौजूदगी में आप सैंपल को 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, लिखा हुआ हाईलाइट हो गया, 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब से मैं पेपर बना रहा हूँ ना, 2004 से मैं ये पेपर बना रहा हूँ, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिस तरह क्लॉज सब क्लॉज पूछ रहा हूँ, बता के पूछ रहा होता हूँ, और 50% लोग गलत कर देते हैं। इसी तरीके से ये सवाल आता है कि कितने सैंपल लिए जाते हैं, तो लिख देते हैं कि भाई 5 सैंपल लिए जाते हैं, तो बेटा 5 सैंपल नहीं होते, सैंपल के 5 पोर्शन होते हैं। ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ, और क्योंकि सेशन में लोग कितने 12-13 लोग हैं, तुम लोग शायद समझ जाओ, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। क्लियर रखना, सैंपल एक ले रहे हैं, उस सैंपल के 5 पोर्शंस बना रहे हैं। वजह है कि एक सैंपल है, उसने जो सैंपल लिया है उसमें वायलेशन है या उसमें कोई ऐसी चीज आ गई जो गड़बड़ है, बाकी सैंपल ले रहा है वो बिल्कुल सही है, तो इंस्पेक्टर खराब हो जाएगा ना, इंस्पेक्टर की बात नहीं रहेगी। तो जो सैंपल लिया है जिसमें उसका सस्पेक्ट है कि ये खराब, यहाँ पर कोई वायलेशन है, उसी सैंपल को 5 पोर्शन में डिवाइड करना है। ना सिर्फ 5 पोर्शन में डिवाइड करना है, हर एक सैंपल को सील करना है, इफेक्टिवली सील,
हर एक की मार्किंग करनी है, ठीक। और जिस बंदे से आपने लिया है उसको भी आप परमिट करेंगे कि अगर आप भी अपनी नंबरिंग देना चाह रहे हो, अपनी सील लगाना चाह रहे हो तो लगा दो, ताकि कल ये ना हो ना कि आप ये कहें कि एज ए इंस्पेक्टर मैंने सैंपल लिया और इसे मैंने टेम्परिंग कर दी, आप भी चले अपनी सील लगा दें कि ये खुलेगा ही नहीं। अब खुलेगा, जिसके पास सैंपल जा रहा है वही खोलेगा। नॉर्मली गवर्नमेंट एनालिस्ट इसे ओपन कर रहा होता है, ठीक है। यहां तक ये बात आई। अब एक और बात ये कर रहे हैं कि प्रोवाइडेड अगर सैंपल ऐसी जगह से लिया जा रहा है जहां पर ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, जहां पर ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहां आप उस सैंपल को सिर्फ 3 पोर्शन में डिवाइड करें। अब इसको समराइज करेंगे तो समरी क्या बनेगी? एज ए इंस्पेक्टर आपने सैंपल लिया, अब सैंपल लेने के बाद इसे मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करना है। अब आप ये देखें कि आपने सैंपल लिया कहाँ से। अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से सैंपल लिया है, आप 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अलावा कहीं से भी सैंपल लिया है तो आप 5 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। आप 3 में क्यों करेंगे, 5 में क्यों करेंगे, इसका जवाब आगे आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट उधर चला जाता हूँ ताकि अभी कंटिन्यूएशन में बात रहे। सबसेक्शन 3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इन 5 पोर्शंस का वो करेगा क्या, इन 5 पोर्शंस का उसे करना क्या है। द इंस्पेक्टर shall restore one portion of a sample so divided, मतलब जो 5 पोर्शंस उसने किए हैं उनका एक पोर्शन या कंटेनर है जो भी चीज होगी उस बंदे को वापस कर देगा जिससे उसने सैंपल लिया। उसके पास भी तो रहेगा ना एविडेंस, ताकि अगर उसके जहन में कभी शक आए कि इंस्पेक्टर ने या गवर्नमेंट एनालिस्ट ने कोई टेम्परिंग कर दी है तो एक सैंपल, एक पोर्शन इसके पास भी होगा कि दिखाओ अपना सैंपल निकाल के ले आओ। एक पोर्शन उसके पास गया जिससे उसने सैंपल लिया, दूसरा पोर्शन किसके पास जा रहा है? हेल्प करेंगे मेरी हाईलाइटेड पोर्शन को रीड करने में। दूसरा पोर्शन किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास। गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, ठीक है। 2 सैंपल हो गए, एक सैंपल उसके पास जा रहा है जिससे आपने सैंपल लिया, दूसरा सैंपल उसके पास सॉरी पोर्शन, पहला सैंपल उसके, पहला पोर्शन उसके पास जिससे आपने सैंपल लिया है, दूसरा पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, तीसरा पोर्शन कंसर्न बोर्ड। प्रोविंशियल ने लिया है तो चेयरमैन प्रोविंशियल कंट्रोल बोर्ड के पास, फेडरल का है तो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास। ये किस पोर्शन की बात करें? पोर्शन नंबर 3। यहाँ पर नंबर 2 लिखा होगा लेकिन इसमें ये वाला 1 पोर्शन शामिल नहीं है। तीसरा पोर्शन यहाँ पर आ गया। चौथा पोर्शन किसके पास जाएगा? हाईलाइटेड टेक्स्ट बस पढ़ लीजिएगा। चौथा पोर्शन किसके पास जाएगा? या सिर्फ रीड ही तो करना है? वारंटर, गुड। और पांचवा पोर्शन किसके पास जा रहा है? पांचवा पोर्शन जा रहा है मैन्युफैक्चरर के पास या इंपोर्टर के पास इन केस ऑफ इंपोर्टेड ड्रग। रिकॉल कर लें 5 पोर्शंस, एक पोर्शन जिसे सैंपल लिया उसके पास गया, दूसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, तीसरा कंसर्न बोर्ड के पास, चौथा वारंटर के पास, पांचवा मैन्युफैक्चरर के पास। क्यों जा रहे हैं इनके पास, क्यों जा रहे हैं? अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, लिखा हुआ नहीं है, हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों। मैन्युफैक्चरर के पास इसलिए जा रहा है कि अगर आपने रिटेल ड्रग स्टोर से लिया है ना तो मैन्युफैक्चरर की भी नॉलेज में हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का तो ये क्लेम होगा कि भाई अगर प्रिस्क्राइब्ड स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन किया तो मेरी ड्रग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ड्रग स्टोर वाले को पकड़ो, उसने स्टोरेज कंडीशन मेंटेन नहीं की होंगी, इन्फॉर्मेशन तो मैन्युफैक्चरर के पास भी होनी चाहिए। वारंटर कौन है? वारंटर वो है जिसने क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये जो ड्रग है इसकी क्वालिटी बेहतर है, अच्छी प्रॉपर क्वालिटी है, जो लेबल क्लेम है उतनी ही ड्रग क्लेम हो रही है। ये तो आमतौर पर मैन्युफैक्चरर होता है ना, तो जो नंबर 4 पे लिखा है वही रहने देते, वारंटर की क्या जरूरत है। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपके पास लोड ज्यादा है या आपके पास मशीनरी कम है तो आप किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट तुम मैन्युफैक्चर कर दो। तो आपने कुछ लेबल्स देखे होंगे जिन लेबल पे लिखा होगा लाइसेंस्ड बाय दिस कंपनी और मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। आमतौर पर जीएसके कुछ प्रोडक्ट सल वाले बना रहे होते हैं, सल वाले आईसीआई के कुछ प्रोडक्ट सल वाले बना रहे होते हैं, ब्रूक्स वाले कुछ आईसीआई की प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ये होती हैं ये चीजें। तो इस सूरत में जो वारंटर है, मैन्युफैक्चरर यहाँ पर अलग हो गया, जिसने मैन्युफैक्चरिंग की, जिसने क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया है वो अलग है। तो वारंटर वो है जिसके लेबल क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अलग होगा, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट हो गया। अब कंसर्न बोर्ड के पास क्यों है? कंसर्न बोर्ड के पास इसलिए है कि अगर बाद में कोई झगड़ा हुआ, झगड़ा क्या होगा
इंस्पेक्टर ने अपने पास कोई सैंपल नहीं रखा ना, इंस्पेक्टर ने भेजा गवर्नमेंट एनालिस्ट को, गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिजल्ट आया, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिजल्ट आया जो मैन्युफैक्चर वगैरह नहीं भाई इसने गड़बड़ की है, या तुम लोगों को टेस्टिंग आती नहीं है, या इस तरह नहीं, हम मेरे पास जो सैंपल है इन हाउस रखा हुआ उसमें तो ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है, आप लोगों ने ऐसा रिजल्ट कहाँ से लेकर आ गए, आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होगा, बहुत सारे टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, सिंपली मैन्युफैक्चरर इज ग्रीव्ड अबाउट द डिसीजन, तो वो कहेगा रीटेस्ट करो, अब रीटेस्ट के लिए वो पोर्शन तो इस्तेमाल हो गया, अब क्या होगा, और जो इसके पास पोर्शन है वो अगर देता है कि मेरे पास जो पोर्शन है आप इसको टेस्ट कर लें, वो एडमिसिबल नहीं होगा, आपने टेम्परिंग कर दी होगी इसमें, आपने क्वालिटी इंप्रूव कर दी होगी, तो फिर सबका कंसेंसस ये होता है ना मैन्युफैक्चरर वाला सैंपल काबिल कबूल होगा, ना वारंटर वाला सैंपल काबिल कबूल होगा, इसमें चेंजेस आ गई हैं, ये सैंपल बचता है जिसमें सबका इत्तेफाक है कि ये बोर्ड की कस्टडी में है, इसमें टेम्परिंग नहीं हुई होगी, मानना पड़ेगा ना, ये तो मानना पड़ेगा, ये भी नहीं मानेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस सूरत में जब किसी किस्म का कोई कंफ्लिक्ट होता है तब ये पोर्शन रीटेस्ट होता है, फिर वो सेम गवर्नमेंट एनालिस्ट उसे रीटेस्ट नहीं करेगा, फिर ये होगा कि इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी टेस्ट करेगी, आमतौर पर फेडरल ड्रग लेबोरेटरी करती है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हम कहते हैं ना, आमतौर पर वो लोग इस किस्म के केसेस को डील करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही थी सैंपल के डिवीजन की, पोर्शंस और पोर्शंस के डिस्पोजल की, डिस्पोजल 5 में हो रहा है, फिर हमारे ध्यान में होता है ठीक है चलो ये तो 5 हो गए, व्हाट अबाउट 3, अब ये 5 लिखे में ऊपर लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरिंग एरिया से लेकर जा रहे हो, तो सिर्फ 3 की जरूरत पड़ी, तो वो कैसे कवर होगा, इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक पोर्शन जिसके पास गया, ठीक है, ये यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा हुआ है, 1 पोर्शन ऑफ सैंपल उसके पास रहेगा जिससे आपने सैंपल लिया है, जब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है वही बंदा मैन्युफैक्चरर है, नंबर 4 खत्म हो गया, वही बंदा वारंटर है, ये भी खत्म हो गया, तो 3, 4 और 1 ये एक ही हो गए ना, बाकी बचे 2, एक गया गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, एक गया कंसर्न बोर्ड के पास, इस तरह 3 पोर्शंस बन रहे हैं, पहले 5 बन रहे थे जब मैन्युफैक्चरर अलग था, वारंटर अलग था, और रिटेल ड्रग स्टोर वाला अलग था, जब मैन्युफैक्चरिंग साइड से ले रहे हो तो जहां से आप सैंपल ले रहे हो और जो मैन्युफैक्चरर है और जो वारंटर है दे आर द सेम, तो 3 के बजाय एक होगा, एक पोर्शन, सेकंड पोर्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, तीसरा पोर्शन कंसर्न बोर्ड के पास। पोर्शंस का डिस्पोजल समझ में आया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली डिस्कस कर लें, ये इसमें उलझे हुए क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान होता है और पब्लिक उलझ जाती है। यस नो बोल दें ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। सर ये प्रोविंशियल जो सर ये पॉइंट थोड़ा नीचे कर रहे हो, ये प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास कब जाएगी प्रोडक्ट? ये प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास उस वक्त जाएगी जब प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये देखें द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये मैं सबसेक्शन 6 पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 19 का, द प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ऑन फाइंडिंग एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्ट शेल unless the board has always refer the case to the provincial quality control board। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोविंशियल इंस्पेक्टर हर मामला रेफर करेगा, अगर कंट्रावेंशन है तो केस प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रेफर करेगा, whereas in case of federal inspector if he find any contravention of this act he shall always refer the case to the central licensing board or the registration board or any authority जो licensing authority है, मतलब इंपोर्ट के केस में तो इंपोर्ट लाइसेंस जिसने दिया होगा उसे रेफर करेगा। तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक है रिपोर्टिंग जो जिसको रिपोर्ट करे डेली अफेयर्स के हवाले से, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने उसे अपॉइंट किया है, आमतौर पर वो ड्रग कंट्रोलर है, ठीक है, ड्रैप के लोग हैं। लेकिन जब आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो और किसी किस्म की वॉयलेशन आपके सामने आती है तो उस सूरत में प्रोविंशियल इंस्पेक्टर हमेशा प्रोविंशियल, ये ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पर, all provincial inspector always refer the case to the provincial quality control board and the federal inspector always refer the case to the central licensing board or the registration board। ठीक है, ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ये रेफरेंस भी दे दिया है, तो अब ये चीज किसी हद तक क्लियर होगी कि कब ये चीजें बार बार आती रहेंगी, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और कंसर्न बोर्ड एज द केस में भी, एज द केस में भी है तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि जब प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हो रहा है तो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की बात हो रही है, CLB या RB की बात हो रही है तो फेडरल इंस्पेक्टर इन क्वेश्चन है। ठीक है, दैट वाज अबाउट दी पोर्शंस। और जो बात रह गई थी यहाँ पर वो ये है कि 19 की बात है ना,
यहाँ पर कहीं ड्यूरेशन मैंने लिखी हुई देखी थी कि इसे 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें डिस्पोज करना है। कहीं लिखा हुआ आप लोगों ने देखा कि इन सैंपल्स को विद इन 7 डेज ये डिस्पोज करेगा। सॉरी सैंपल नहीं, सैंपल के पोर्शंस को। ये रहा सैंपल के पोर्शंस किए और सैंपल के पोर्शंस को 5 लोगों को देना है, 3 लोगों को देना है, तो विद इन 7 डेज। इंस्पेक्टर के पास भी 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर उसे डिस्पोज करना है। 7 दिन बहुत होते हैं। इस विंडो से ये विंडो निकलती है जिसके दूसरी तरफ है करप्शन, जिसके दूसरी तरफ है तरकीबात। ओके, नंबर 2 मैंने क्या बात की थी, सैंपल हुआ, सैंपल के पोर्शंस डिवाइड किए 5 या 3। उसके बाद फिर ये बात आ रही है कि अगर उसने सैंपल लिया है और कंटेनर, एक कंटेनर है और कंटेनर को खोल के 5 पोर्शंस वो नहीं बना सकता है, 3 पोर्शन नहीं बना सकता, छोटा है, छोटा कंटेनर है, 2 ml का एमप्यू लेकर जा रहा है, उससे कितने पोर्शन करेगा? टेस्टिंग हो ही नहीं सकेगी। तो उस सूरत में वो नंबर ऑफ कंटेनर बढ़ा सकता है। ये परमिशन दी गई है इस टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है। या अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर आपने कंटेनर ओपन किया तो डिग्रेडेशन हो जाएगी उसमें, तो इस सूरत में आप कंटेनर ओपन नहीं करेंगे, मतलब कंटेनर ओपन करके पोर्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे, उस नंबर ऑफ कंटेनर बढ़ा देंगे। मतलब आपने 15 कंटेनर उठा लिए, 5 पोर्शन डिवाइड करना है, हर पोर्शन में 3-3 कंटेनर चलेगा, इस तरह हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जो बात लेबोरेटरी टेस्टिंग के हवाले से लिखी हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी है। मेनली ये जो पहला प्रोवाइडेड है, इसमें ये मेंशन किया है कि अगर ऐसी चीज है कि जिसको कंटेनर आप खोलेंगे तो ड्रग डिग्रेड हो सकती है, तो उस वक्त आप नंबर ऑफ सैंपल बढ़ा दें। और इस प्रोवाइडेड में ये लिखा हुआ है कि डिग्रेड होने का कोई मसला नहीं, लेकिन टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए सैंपल इनसफिशिएंट है, तो आप नंबर ऑफ कंटेनर बढ़ा दें। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि वो कौन सी कंडीशंस हैं या कब आप सैंपल की तादाद ड्रग इंस्पेक्टर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो एक बॉटल ले जाओ, जैसा होता है ना, सिरप की बॉटल बन रही है, 120 ml की, सफिशिएंट है, एक सैंपल ले जाओ तुम, काफी है। एनालिसिस वगैरह भी काफी हो जाएगी, पोर्शंस ही बन जाएंगे। 120 को 5 में डिवाइड करोगे तो आराम से 20 और 24 ml तो आराम से बन जाएंगे, दे आर मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर आप 2 ml के एम्प्यूल की बात करोगे ये नहीं होगा। तो सवाल ये आ सकता है कि भाई क्या कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ कंटेनर्स बढ़ाए जा सकते हैं सैंपल लेने के दौरान में। तो आपके पास ये 2 वजूहत हैं जिसकी रोशनी में एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आप नंबर ऑफ कंटेनर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज आ रही है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई ऐसा कोई चीज है, अभी मैंने मेरे ख्याल शुरू में जो क्वेश्चन किया था, किसने क्वेश्चन किया था, नाम फ्रेंकली मुझे नहीं पता है, किसने क्वेश्चन किया था? अच्छा क्वेश्चन था, नाम तो बता। मिनहाल, ठीक है, मिनहाल ने क्वेश्चन किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है, वो सवाल नहीं, मैं पहचान गया हूँ भाई, पहचान गया हूँ। मिनहाल ने क्वेश्चन किया था, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन में नाम लेके जब अप्रिशिएट करते हैं, इसके अलावा मैं ख्याल शायद हिबा ज्यादा क्वेश्चंस कर रही हैं, तो पता चलना चाहिए। लोग वैसे ही कम सेशन ले रहे हैं, बाकी लोगों के लिए फिर जरा ये होगा कि आप लोग सवाल क्यों नहीं करते, सवाल लोग हाईलाइट हो जाओगे। अभी आप लोग को बिल्कुल अंदाजा नहीं ये वीडियोस कहाँ कहाँ जानी है, बिल्कुल अंदाजा नहीं, जब पता चलेगा तो उस वक्त होगा कि क्यों नहीं बोला था। बहरहाल इन शॉर्ट, इसमें जो सवाल आपने किया था ना, वो सवाल ये किया था कि अगर कोई ऐसा कंटेनर है जो जिसमें विजिबल है कि डिग्रेडेशन हुई है, किसी को वायलेशन हुई है, तो क्या करेंगे? तो फिर भी इंतजार करेंगे इतने ड्यूरेशन का? तो वहां पर जो मैंने जवाब दिया था वो जवाब मैंने इसकी लाइट में दिया था, इसकी लाइट में जवाब दिया था। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने मच्छर के पर की एग्जाम्पल दी थी, वो ये कि अगर कंटेनर में किसी किस्म का कोई फिल्दी सब्सटेंस है, प्यूट्रिड सब्सटेंस है, कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया है, सब इन रोडेंट तक लिखा हुआ है इनसेट, कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मैटर में इवन जो ग्लास पार्टिकल्स हैं, ग्लास पार्टिकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर आपने जरा से भी गड़बड़ की है, जो फ्लेम है सीलिंग के दौरान में, एम्प्यूल के सीलिंग के दौरान में, उसे एडजस्ट नहीं रखा, जरा से मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्लास पार्टिकल्स एम्प्यूल में आना शुरू हो जाते हैं। और ग्लास पार्टिकल एम्प्यूल में होंगे, उससे जब आप वेसल में इंजेक्ट करो तो क्या हाल होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई विजिबल है तो इस केस जिसकी वजह से सैंपल को मजीद पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवाइड करोगे तो किसी एक पोर्शन में तो नहीं आएगा ना, कुछ पोर्शन बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस सूरत में ही शेल इफेक्टिवली सील उसी कंटेनर को, जिस कंटेनर में प्रॉब्लम है, मजीद पोर्शन में डिवाइड नहीं करेगा,
उसी को सील करेगा, मार्क करेगा, और उस बंदे जिसे सैंपल लिया उसको भी कहेगा भाई अपनी भी तुम सील मार्क लगा दो, ताकि तुम कल ये ना हो कि मैंने गड़बड़ कर दी है। और इसे शेल प्रोड्यूस द सेम बिफोर द ड्रग कोर्ट, प्रोसिक्यूशन करेगा, केस बनाएगा, ड्रग कोर्ट के सामने ले जाएगा, या ड्रग कोर्ट्स के सामने ले जाने से पहले सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एज द केस में भी उधर ले जाना है, और फिर उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स है वो प्रोसीडिंग्स करेगा। तो दैट एविडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब बिल्कुल विजिबल है, यही एविडेंस आ गया ना, जितना भी टाइम लग रहा था एविडेंस लाने के लिए लग रहा था ना, दिस इज द एविडेंस, ले जाए ड्रग कोर्ट में केस, और फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड एक्शन ले सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सारी रोक दो, गड़बड़ है आपके पास। अब इस एविडेंस की एक कहानी हमें सीनियर्स ने बताई थी कि इस एविडेंस की क्या सिग्निफिकेंस होती है, लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे होते लोग। उसमें ये था कि अब चूंकि मेरे पास मुझे भी नाम से नहीं बताया गया था, मैं इसको एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही लेता, तो मैं आप लोगों को भी एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही इस एविडेंस को, इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। मार्केटिंग में लोग थे, ठीक है, एक डॉक्टर ने, डॉक्टर तो बोलना जरूरी है, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता कि हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर, उसके पास एक वाइल आया, उस वाइल के अंदर था मच्छर का एक पर या टांग थी कुछ ऐसे ही था। उसने जो एरिया में उस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाया और कहा कि भाई ये है मेरे पास वाइल, इसके अंदर है मच्छर का एक पर, अगर ये मैंने बता दिया इंस्पेक्टर को तो तुम लोग अंदाजा लगाओ क्या होगा, तो जरा मेरी ये डिमांड्स हैं ये पूरी करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू दिस। अब उसमें जब वो एरिया के जो लोग थे उन्हें पता चला तो परेशान, क्या करेंगे, अब उसकी डिमांड नहीं पूरी करना चाह रहे, जो भी चीजें थी। तो उसमें जो एरिया मैनेजर था उसने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, चलो मैं डील करता हूँ कि सर आपसे निगोशिएट करने आना है कि किस तरीके से करें, ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हमारे मैनेजमेंट ने तय किया कि हम आपकी जो भी डिमांड है हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। एरिया मैनेजर पहुंचा, डॉक्टर से कहा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास वो चीज़ मौजूद है, हो सकता है आपने एक फ्लूक मारा, आपकी नीयत पर शक नहीं, आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ठीक है, आप तो मेरी डिमांड पूरी करना, ये लो ये देखो ये रखा हुआ। उसने कहा जरा मुझे करीब से दिखाएंगे, जरा नजर मेरी कमजोर है। ये लो देखो, उसने हाथ में लिया, खींच के दीवार से मारा, वाइल टूट गई। कहाँ का एविडेंस, कैसा एविडेंस, कहानी खत्म। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं, तो एज अ इंस्पेक्टर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेफ गार्डनिंग ऑफ द एविडेंस। आपको पता है मच्छर का पर है, ये एविडेंस है, इस एविडेंस को बचा के रखोगे तो आगे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी, ये एविडेंस गया तो कोई कैसे रोकोगे, तो ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पर मेरा ख्याल है कि प्रोसीजर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। दैट वाज सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है यार, फ्रैंकली स्पीकिंग बोलते बोलते ना मेरे जबड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। आप में से कोई हेल्प कर सकता है कि सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, या एक आध मिनट का ब्रेक लेते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ के बाद में सेशन में कंक्लूड कर दूंगा। 2 बज ज्यादा से ज्यादा 2 बज के कितना 158 हो गए। अच्छा नहीं नहीं, मैं ही से बोलूंगा और इसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ओके देखिए, जो वीडियो है ना, वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है प्रोसीजर के हवाले से, उसमें इस चीज़ को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप लोग, मैं रफली इसको बता दूं कि मैं 2 बजे में सेशन क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अगला सेशन बैक टू बैक मेरा शुरू होना है इवनिंग के साथ। मुझे थोड़ा 10 मिनट को तो ब्रेक चाहिए ताकि मैं ब्रेक तो लूँ। इसमें बस ये लिखा है, इसमें शुरू में हमने एक क्वेश्चन रेज किया था ना कि अगर एविडेंस नहीं मिला तो क्या होगा। स्टॉक तो सीज कर चुके हैं ना, पावर में आपने पढ़ा, स्टॉक तो सीज कर दिया, एरिया सील कर दिया, अगर एविडेंस नहीं मिला तो क्या होगा। उसका जवाब ये आ रहा है कि if it is ascertained that the drug does not so contravene, तो ड्रग इंस्पेक्टर को जो ऑर्डर दिए हुए सीज करने के वो वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, स्टॉक जो रखा हुआ है वो वापस करेगा, मतलब ऑर्डर क्या दिए हुए, लॉक और सील करने के ऑर्डर दिए हुए होंगे ना, वो वापस लेंगे। स्टॉक जो सीज किया है वो वापस करेंगे। एंड पेमेंट फॉर द सैंपल टेकन, जितना नुकसान हुआ है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बंद होने का उसकी बात नहीं हो रही, पेमेंट होगी, लेकिन पेमेंट किसकी होगी, जो सैंपल लिया गया है। और सैंपल की पेमेंट और बिजनेस क्लोजर से जो लॉस होता है उसका तो कोई मैच ही नहीं है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर मैन्युफैक्चरर ये समझता है
कि मेरी शोहरत को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया है और उसके पास एविडेंस है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, खटखटाता रहे। आगे सेक्शन में आपको से साथ एक और शेयर करते हैं, इंडेमनिटी कहीं लिखा हुआ है, याद आ रहा है ना कहीं इंडेमनिटी है, अभी ले जाता हूं मैं, फिर बाद में बात रह जाती है। इंडेमनिटी except as otherwise express वगैरह वगैरह, no sue, prosecution, other legal proceedings shall lie against government or any authority or person for anything which is in good faith done or intended to be done under this act. केस तो इस पॉइंट पे आप कर नहीं सकोगे ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कि इसने जानबूझ के मेरी साख को नुकसान पहुंचाया, मेरे कॉम्पिटिटर से पैसे लिए, यहाँ पर इंडेमनिटी है। ड्रग इंस्पेक्टर ये प्ली लेगा, पहली चीज है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप केस नहीं कर सकोगे इस एक्ट में। जब आपने, और जहां पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैंने तो गुड फेथ में किया था, गुड फेथ पे क्या होगा, मुझे शक था और इस शक की वजह से पब्लिक हेल्थ इंडेंजर थी, तो इसकी वजह से मैंने, इससे बचाने के मुझे एविडेंस चाहिए था कि क्या मेरा शक सही है या गलत है। इसके लिए मैंने एरिया सील किया या सैंपल लेकर गया, सैंपल के रिजल्ट जो भी आया, नहीं आया तो मेरा शक गलत था, अच्छी बात है, ये सही लोग हैं या लोगों की हेल्थ खतरे में नहीं गई, ठीक है सब। स्टॉक जो आपका सीज किया था वो मैं वापस कर रहा हूँ, केस नहीं बन सकेगा अंडर सेक्शन 38। नुकसान तो हो गया मैन्युफैक्चरर का, अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, या इसके पास अगर एविडेंस है कि कोई मेल प्रैक्टिस थी, तो अब ये इसकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है, अब ये लीगल टीम का इम्तिहान है कि किस तरीके से आप प्रोसीड करते हो। लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ से आपको मजीद अंदाजा होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर के पास कितनी पावर है। अब आप खुद जज कीजिएगा, खुद आप कैलकुलेट करें कि क्या ये पावर सफिशिएंट है टू परफॉर्म हिज असाइंड ड्यूटीज। कहीं ये पावर मिसयूज तो नहीं करती है, अथॉरिटी ज्यादा होने के बाद भी तो अथॉरिटी का मिसयूज होता है ना। और एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है, पावर करप्ट्स या टू मच अथॉरिटी करप्ट्स। बहुत ज्यादा अथॉरिटी आती है तो फिर आप अब्यूज करते हैं, अब्यूज ऑफ पावर आ जाता है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, एथिक्स का मामला है, इसकी मेरी ट्रेनिंग नहीं है, तो मेरी भी वही नॉलेज लेवल है जो आपका नॉलेज लेवल है। तो बस एक क्वेश्चन फ्लोट कर दिए, ध्यान में रखिएगा। अब तक आप लोगों ने जितना भी टेक्स्ट पढ़ा है इसको इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, दोबारा पढ़ लें दूसरे पर्सपेक्टिव से। किसी भी किस्म का सवाल है तो बाद में आप लोग कर सकते हैं, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। इस वक्त मैं सेशन क्लोज करना वाला हूँ, कोई सवाल है तो कर लीजिए, बस मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। और एक रह गई है क्वालिफिकेशन, अब मेरे ख्याल है कि उसमें इतना ज्यादा नहीं है। अब मैं आई हाईली रिकमेंड टू वॉच 5 वीडियोस जो व्हाट इज इंस्पेक्टर से लेकर क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर तक हैं। ये 5 वीडियोस देख लेंगे तो इसके हवाले से जितने भी सवाल होंगे वो मेरे ख्याल है कवर हो जाएंगे। जो लोग ये इंटरेक्टिव सेशन की वीडियो नहीं देखना चाह रहे, उनकी मर्जी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख लें, कोई ना कोई वीडियो तो देखनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन? सर सर जी जी सर, ये जो अभी आपने बात बोली थी पावर का मिसयूज, तो इस केस में अगर कोई करता है अपनी पावर का मिसयूज तो फिर उस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब? जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अंडर सेक्शन 38 इंडेमनिटी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ इस एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन, इस एक्ट के अंडर कोई एक्शन लिया गया हो, इस एक्ट के अंडर अगर कोई एक्शन लिया गया हो जो कि गुड फेथ में, उसके हवाले से आप कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि इंस्पेक्टर ने जानबूझ के किया है मेरी साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपकी लीगल टीम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बिल्ड करेगी, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आप बनाएं कि हाँ ये एविडेंस है, मतलब जो भी कुछ है ये गुड फेथ में नहीं था। आपको इस पॉइंट पर लड़ना है कि जो एक्शन लिया गया था दैट वाज नॉट इन अ गुड फेथ, क्योंकि जो इंडेमनिटी है गुड फेथ के हवाले से उसने एक्शन लिया ना, गुड फेथ ही हो जाएगा ना, पब्लिक हेल्थ सेव करना चाह रहे थे हम। तो अगर आपको बस ये पॉइंट रखना, ये आपकी लीगल टीम का काम है, वो इस चीज को बनाएगी, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिएगा, कोई क्लोज एंड नहीं होता, बंद रोड्स नहीं होती, रास्ते निकलते हैं, रास्ते होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं, बस ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने कहा था ना कि पावर करप्ट से, टू मच अथॉरिटी लीड्स टू द अब्यूज ऑफ पावर या मिसयूज ऑफ पावर, ये फैक्ट है। आप में ने बहुत सारे लोग देखे होंगे, स्कूल्स में देखे होंगे जिसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, सबके पास कुछ ना कुछ कहानी होगी। कॉलेजेस मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत बुरा टाइम, जाते ही नहीं थे कॉलेज, जाते थे 4 लोग बैठे होते थे,
कि क्या होता था, यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा। आप लोगों को यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सी चीजों की जिसका पावर होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो बच पाते हैं, मिसयूज तो करते हैं। ठीक है, हम लोग की कोशिश ये है कि आप लोग, उम्मीद मैं आप लोगों से यही करता हूँ कि जहां तक हो सके अपनी कैपेसिटी में मिसयूज ऑफ पावर ना होने दें, और खुद भी बचें, दूसरे को भी, अपने लव्ड वंस, डियर वंस को भी बचाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, कंक्लूडिंग द सेशन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।